तेरी मन की सदा रख साफ बंदे, कौन जाने कब स्वयं प्रभु आन बैठे। तुम बुलाते हो उसे यदि भावना से, कौन जाने कब निमंत्रण मान बैठे। कोठरी मन की सदा रख साफ बंदे। दर्द यदि उभरे कभी मन में तुम्हारे, खर्च मत करना बिना सोचे विचारे। दर्द यदि उभरे कभी मन में तुम्हारे, खर्च मत करना बिना सोचे विचारे। दर्द से रिश्ता सदा प्रभु का रहा है, नाम करुणा सिंधु ही उसका रहा है। दर्द से रिश्ता सदा प्रभु का रहा है, नाम करुणा सिंधु ही उसका रहा है। नाम करुणा सिंधु ही उसका रहा है। एक भी आंसू न कर बर्बाद बंदे, कौन जाने कब समंदर मांग बैठे। कोठरी मन की सदा रख साफ बंदे। चाह हो तो राह बन जाती गगन में, चाह से उत्साह भरता मन बदन में। चाह हो तो राह बन जाती गगन में, चाह से उत्साह भरता मन बदन में। चाह पूरी हो यही सब मांगते हैं, किंतु उसका मर्म कब पहचानते हैं। किंतु उसका मर्म कब पहचानते हैं। स्वर्ग भूतल पर गढ़े कैसे विधाता, नरक में ही सुख मनुज यदि मान बैठे। कोठरी मन की सदा रख साफ बंदे। अंजलि, आवाज आ रही है बेटा? यस सर। ओके, तो बच्चे इतने लेट क्यों कर रहे हैं जोड़ने में? क्लास शुरू करते हैं। आज की कक्षा की शुभारंभ ओमकार और गायत्री मंत्र के ससुरोच्चारण के साथ। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं
भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आप सभी को अपराह्नकालीन सादर प्रणाम, नमस्ते। साथियों, आज का विषय वस्तु योगा फॉर स्कूल चिल्ड्रन है। आज के कक्षा में हम जो स्कूल चिल्ड्रन के एकेडमिक, हेल्थ, इन्वायरमेंटल, फैमिलियल इश्यूज होते हैं जो उनके डेवलपमेंट के साथ में बदलते रहते हैं, तो इन जो स्कूल चिल्ड्रन है के साथ में जुड़ी हुई जो समस्याएं हैं और बदलती हुई सेटिंग्स है, उसके साथ योग कैसे तालमेल बिठाने में और समायोजन करने में सहयोग करता है, इस विषय वस्तु को मूल रूप से फोकस करेंगे और उसमें चर्चा करेंगे। मेरा निर्धारित समय डेलिब्रेशन का हो गया है और बच्चे ज़्यादा जुड़े नहीं हैं। मैं आशा करता हूँ जुड़ते जाएंगे। तो बच्चों, जो मनुष्य की वृद्धि और विकास की यात्रा है, ये स्पर्म और ओवम के मिलन से शुरू होता है। मिलन जब हो जाते स्पर्म और ओवम की, तो हम जायगोट बनते हैं। जायगोट के बाद हम एम्ब्रियो के रूप में बदलते हैं। एम्ब्रियो से हम फीटस के फॉर्म में आते हैं। फिर हमारी जन्म होती है तो हम एक इन्फेंट हो जाते हैं। धीरे धीरे हमारी ग्रोथ और डेवलपमेंट होती जाती है। ग्रोथ और डेवलपमेंट के साथ में हमारे शरीर में बदलाव आती है, मन में आती है, भावना में आती है, सोच में आती है। हमारी जो दोस्त की सर्कल है उसमें चेंज आती है और वातावरण में भी परिवर्तन आती है। तो जब मनुष्य ये बदलते हुए हालातों के साथ, यानी बदलते हुए आंतरिक और बाह्य वातावरण के साथ आमना सामना होता है, तो उसको एडजस्ट करना होता है, कोप करना होता है, तालमेल बिठाना होता है। कई बार लोग इन बदलती हुई हालातों के साथ, बदलते हुए आंतरिक और बाह्य वातावरण के साथ अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाते हैं, उसके साथ कोप नहीं कर पाते हैं, तो बहुत सारी समस्याएं पैदा होती है। तो मैं आज के विषय वस्तु को स्लाइड शेयर के साथ आपके सामने ज़्यादा सिस्टमेटिक और साइंटिफिक करने की कोशिश करता हूँ। मैं आज के लेसन प्लान के लिए डॉक्टर हिमांशु शर्मा, जो आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर हैं, योग के इंस्ट्रक्टर हैं गवर्नमेंट आयुर्वेदिक हेल्थ सेंटर में, उनको विशेष धन्यवाद देता हूं। और उनकी द्वारा निर्मित जो लेसन प्लान है, मैं आपके सामने आज डेलिब्रेट कर रहा हूं। मुझे इसके पॉइंट्स तकरीबन अच्छे लगे। इस स्लाइड से हटकर भी आवश्यकता के हिसाब से हम कुछ बात आपके साथ और साझेदारी करेंगे और क्वेश्चन आंसर में समावेश करेंगे। तो साथियों, जैसा कि मैं आपको निवेदन कर रहा था, जो योग है वास्तव में हमारे अंदर समत्व के भाव प्राप्ति का कला और विज्ञान है। यानी योग के अभ्यास हमारे अंदर समत्व की स्थिति पैदा करता है, जो हमारे जीवन में, विद्यार्थी जीवन और जीवन के अलग अन्य पड़ावों के साथ जो भी सुख दुख, प्रोज एंड कॉन्स, अप एंड डाउन्स जीवन में आते हैं, उन सभी परिस्थितियों में अपने मानसिक और भावनात्मक स्थिति को एक जैसा बनाए रखना, उनके द्वारा विचलित न होना, ये योग है। ऐसे योग की अवधारणा का प्रतिपादन करता है योग का सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ श्रीमद् भागवत गीता, जो भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन का संवाद है।
अगर इसको मैं साइंस के हिसाब से बताने की कोशिश करूं तो मेरे प्यारे बच्चों, जब व्यक्ति के अस्तित्व में ईडा और पिंगला यानी कूलिंग और हीटिंग दोनों चैनल्स बराबर मात्रा में चलते हैं तो हमारे अंदर भावनात्मक और मानसिक ठहराव और स्थिरता आता है। तो मैं आपको एक सौर विज्ञान और प्राण विज्ञान के हिसाब से श्रीमद् भगवद गीता की जो ये योग की अवधारणा है इसको समझाने की कोशिश करूं तो मैं आपको यहाँ पे ये बताना पसंद करूंगा, जब व्यक्ति के जीवन में कूलिंग और हीटिंग यानी सूर्य और चंद्र नाड़ी बराबर मात्रा में चलती है, बैलेंस्ड ईडा और पिंगला कूलिंग और हीटिंग चैनल का फ्लो होता है, तब हमारे अंदर एक इमोशनल स्टेबिलिटी और मेंटल स्टेबिलिटी और इक्विनिमिटी की अवस्था पैदा होती है। तो इस हिसाब से अस्तित्व में प्राण का संपूर्ण रूप से संतुलन और हीटिंग और कूलिंग दोनों नाड़ी का समप्रवाह वस्तुतः सुषुम्ना का जागरण समत्तम योगोच्चते का मूल आधार है। जब प्राण सुषुम्ना में प्रभावित होता है, सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव होती है यानी ईडा और पिंगला दोनों बराबर चलते हैं, तब हम इसको सुषुम्ना कहते हैं। तो सुषुम्ना की जागृति और क्रियाशील अवस्था में ही मनुष्य समत्व के भाव और स्थिति में रह पाता है। तो इसी तरह योग के दूसरे महत्वपूर्ण ग्रंथ पतंजलि योग सूत्र में योग के परम आचार्य महर्षि पतंजलि हमें योग को चित्त वृत्ति निरोध के कला और विज्ञान के रूप में विवेचन करते हैं। यानी योग ऐसी कला और विज्ञान है जिसके द्वारा हम अपने चित्त की वृत्तियों का निरोध कर सकते हैं। आपने पतंजलि योग सूत्र में चित्त की वृत्तियों के बारे में पढ़ा होगा, परमान, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृति। तो ये जो 5 तरह के मानव चित्त की वृत्तियां होती है, इनके हलचल को रोकना या इनसे पार जाना, इनको हमेशा के लिए निरोध कर देना योग का मकसद है। अब बात ये आती है कि योग का स्कूल के बच्चों के लिए क्या उपाय देता हो सकता है। यानी स्कूल के बच्चों के साथ जो शारीरिक, मानसिक, विद्यालयी, पारिवारिक, वातावरण जन्य जो समस्याएं आते हैं और उनमें परिवर्तन आता है, उसके साथ योग कैसे जुड़ सकता है, ये बातें मैं आपको पिछले स्लाइड में शेयर करूंगा। तो इसके अतिरिक्त अगर आप उपनिषद में योग वासिष्ठ में देखते हैं तो भगवान श्री राम के कुल गुरु वशिष्ठ जी कहते हैं कि योग मन के वेग को और समन करने का एक उपाय है। यानी योग को जीवन में जीने से, साधने से हमारी मन का शमन होता है। हम मन के भागा दौड़ी के से परेशान नहीं रहते हैं, हमारे मन में ठहराव होता है और हमें अनेक वासनाओं में, अनेक विषयों में तरंगित करने वाला हमारा मन एकाग्र हो जाता है, लक्ष्य में केंद्रित हो जाता है और हमारा परम हितैषी मित्र बनता है और मन के अंदर अतीन्द्रिय क्षमताओं का जागरण होता है। हम अपने और संसार के सत्यता का बोध कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो ऐसा ऋषि वशिष्ठ योग के बारे में बताते हैं। और श्रीमद् भगवद गीता में व्यावहारिक दृष्टिकोण से योग को दोबारा परिभाषित किया गया है। और जब हमारी कर्म में कुशलता आती है तभी हम योगी कहलाएंगे। यानी हमारे कर्म में स्किलफुलनेस और एक्सलेंस की प्राप्ति करना ही योग है। तो भगवद गीता हमें समझाता है कि मनुष्य को कभी भी कर्म से विमुख नहीं होना चाहिए, अपने कर्तव्य का एहसास होना चाहिए और मनुष्य को हमेशा स्वार्थ से रहित कर्म करना चाहिए और कर्म के फल के साथ कभी भी नहीं चिपकना चाहिए। और जब हम ऐसे स्थिति से
ऐसी मनोदशा से, ऐसे मनोभाव से कर्म करते हैं तो हमारा कर्म योग होता है, और कर्म योग हमारे चित्त की शुद्धि करता है, और चित्त की शुद्धि से हम सभी मनोविकारों से मुक्ति पाते हैं और मन की दुनिया से और प्रकृति की दुनिया से आसानी से परे जा सकते हैं। तो साथियों, मैंने आपको क्विक जो योग के क्लासिकल कॉन्सेप्ट्स हैं उसको रिकैप करने की कोशिश करी। ये मेरा केवल आपको योग के बारे में एक ओवरव्यू देना था। अपने पहले के सेमेस्टर में अन्य पेपर्स में इन बातों को पढ़ा है, फिर भी मैंने इनको क्विक रिकैप करने की कोशिश करी। अब मैं व्यवहारिक हिसाब से योग को समझाने की कोशिश करूं, जिसके आधार पे हम योग की उपयोगिता को स्कूल चिल्ड्रन के प्रॉब्लम्स के साथ जोड़ सकते हैं। तो एक कुछ तरह है कि योग वस्तुतः हमारे चेतन मन के ऊपर नियंत्रण, अवचेतन के और अचेतन के अंदर प्रवेश और उसके बाद उसके पार जाना है। अगर मैं मनोविज्ञान के दृष्टिकोण से आपको योग समझाऊं तो मैं यहाँ पे पसंद करूंगा, आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि योग का मतलब है, मैं दोबारा आपको समझाने की कोशिश करता हूं लिख के, कि बच्चों अगर मैं मनोविज्ञान के हिसाब से योग आपको समझाऊं तो योग का मतलब है कि पहले चेतन मन के कॉन्शियस माइंड की जो हलचल है उसको खत्म करना। जब हम कॉन्शियस माइंड के हलचल को स्टील कर देते हैं तो हमारा प्रवेश सब कॉन्शियस माइंड में होता है। सब कॉन्शियसनेस माइंड में हम जाते हैं तो हमारे अंदर इंट्यूशन आदि फ्लैश होने लगते हैं, यानी हम जो पुरानी यादों को स्मरण में लाने लगते हैं, और हमारी जो चीज़ यादों में लाने में मुश्किल होती है वो सहज यादों में आ जाती है। और इंट्यूशन उसे कहते हैं जिसको सही बताने के लिए कोई तर्क नहीं होता, लेकिन इंट्यूशन मनुष्य की हमेशा सही होती है। यानी ऐसी मन की फ्लैश लाइट जो हमेशा सही होती है, लेकिन उस सत्यता के लिए कोई वैज्ञानिक तर्क नहीं होते, उसको हम इंट्यूशन कहते हैं। जब हम सबकॉन्शियस मन को भी शांत कर लेते हैं तो हमारा प्रवेश अनकॉन्शियस में होता है, अनकॉन्शियस माइंड में होता है। बच्चों, अनकॉन्शियस माइंड को आधुनिक मनोविज्ञान का बड़ा स्कॉलर सिगमंड फ्राइड ने कहा है कि ये मनुष्य का कुछ फाउंडेशन ऑफ द टिप ऑफ आइसबर्ग जैसा है। जैसे आपने समुद्र में देखा होगा और सुना होगा, देखा नहीं होगा तो आप सब लोग कोस्टल एरिया के या समुद्र यात्री नहीं भी हो सकते हैं। तो समुद्र में इस तरह से टिप ऑफ आइसबर्ग होते हैं। जब शिप पानी से आगे गुजरता है तो यहाँ पे जो आइस का एक छोटा सा टिप दिखाई पड़ता है, लेकिन जब शिप इसके नजदीक में जाता है तो पता चलता है कि ये छोटा सा टुकड़ा नहीं था, ये टिप नहीं था, इसके नीचे तो बहुत बड़ा फाउंडेशन है। तो सिगमंड फ्राइड हमें ये बताते हैं कि मनुष्य का जो मन है, चेतन मन, जो कॉन्शियस माइंड है, ये टिप ऑफ आइसबर्ग जैसा ही है, ये छोटा सा है। और जो हमारा अवचेतन मन है, ये चेतन और अवचेतन, जो हमारा मैनिफेस्टेड माइंड है और हिडन माइंड है, इन दोनों के बीच का ब्रिज है। ठीक है, तो योग के अभ्यास से पहले हम ये चेतन मन के हलचल को शांत करते हैं, फिर हम अवचेतन में आते हैं। अचेतन की दहली से, दरवाजे से हमारा प्रवेश अचेतन में होता है। जब हम अचेतन के द्वार दुनिया में चले जाते हैं तो हमारी अवस्था ध्यान की होती है। इस अवस्था में हमारी जो अवस्था है ये ध्यान की होती है। और बच्चों, हमारी जन्म जन्मांतर की जो कर्म के संस्कार हैं, यादें हैं, हमारी सभी तरह के लर्निंग एक्सपीरियंसेस हैं, लर्निंग बिहेवियर्स हैं, ये सारे के सारे जाके यहीं इकट्ठा होते हैं। इसी से अपने को और दुनिया को सही सही तरीके से समझने का ज्ञान हमें मिलता है। तो वास्तव में दिस इज द कलेक्शन ऑफ द एक्सपीरियंसेस
and knowledge of the cycling birth and rebirth. तो इसके द्वार में जाने से, यहाँ प्रवेश पाने से हमारी ध्यान की अवस्था बनती है, प्रज्ञा का अवतरण होता है, विवेक की जागरण होती है। उसके द्वारा हम जीवन में क्या सत्य है, क्या असत्य है, क्या नाशवान है, क्या विनाशी है, क्या हमें दुख देने वाला है, क्या हमें सुख देने वाला है, ये सारी चीज को हम वास्तविक तरीके से समझ सकते हैं। और जब हम दुनिया को वास्तविक तरीके से समझ लेते हैं, तब जाके हमारे मन में वैराग्य आता है। और फिर वैराग्य की हम निरंतरता देते हैं, तो अभ्यास और वैराग्य के सहारे हमारी संपूर्ण चित्त की शुद्धि होती है। फिर हम चित्त के पार चले जाते हैं और क्या हो जाता है, तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम, यानी जो योग का अंतिम लक्ष्य कैवल्य है, उसमें अंतिम घटना क्या घटता है, हमारा जो मूल स्वरूप पुरुष है और हम अपने आप को प्रकृति मानते हैं, जब योग पूर्ण रूप से घटित होता है तो लास्ट में क्या होता है कि ये प्रकृति और फिर उसका वियोग हो जाता है, ये इधर जाता है, ये इधर जाता है। यानी मनुष्य आपने जो परम चेतना अल्टीमेट कॉन्शियसनेस है यहाँ पे स्थापित हो जाता है, इसको छोड़ देता है। प्रकृति को छोड़ने का मतलब गुणों से दूर चला जाना, त्रिगुणातीत हो जाना। तो मैंने आपको साइकोलॉजी के हिसाब से योग को समझाने की कोशिश करी। योग यानी चेतन से अवचेतन, अवचेतन से अचेतन और अचेतन के पार की यात्रा है। अब आप दोबारा नोट कर लें, सोच लें, नोट कर लें। यानी योग चेतन से अवचेतन, अवचेतन से अचेतन और अचेतन से पार की यात्रा है। दैट इज द साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द योगा। और बच्चों, वस्तुतः श्रीमद् भागवत गीता के हिसाब से हमें योग अपने कर्तव्य कर्म करने की शिक्षा देता है। हमेशा अपने कर्तव्य कर्म को निष्काम भाव से करने की शिक्षा हमें योग देता है। योग का महत्वपूर्ण ग्रंथ श्रीमद् भागवत गीता हमें ऐसा बताता है। ऐसा करने से ही हमारे चित्त की शुद्धि होती है और हम चित्त शुद्धि के बाद ही, चित्त की शुद्धि और सिद्धि के बाद ही लास्ट में परम चेतना में जा सकते हैं। अब मैं आपको कुछ बातें बताता हूँ स्कूल चिल्ड्रंस के साथ जुड़ी हुई। बच्चे बहुत अच्छा ध्यान करते हैं। अगर पढ़ाने वाला शिक्षक सही हो, उनको खेल खेल के तरीके से अच्छे तरीके से समझाया जाए, तो बच्चे योग को बहुत अच्छा करते हैं। हमारी गौरवशाली इतिहास में आप बच्चों की आध्यात्मिक विरासत को देखना चाहेंगे तो आपको ध्रुव का नाम याद करना चाहिए, आपको प्रहलाद को याद करना चाहिए, आपको स्वामी विवेकानंद नरेन को याद करना चाहिए। साथियों, इन लोगों ने योग की अभ्यास बुढ़ापे में आमे नहीं करी थी। इनको योग की शिक्षा दीक्षा और योग की प्रेरणा प्रकृति परमेश्वर से, इनके गुरु से, इनके माता पिता के आशीर्वाद से, इनके पुण्य से बचपन में मिली थी। आप ध्रुव की बायोग्राफी पढ़ सकते हैं, प्रहलाद के बारे में पढ़ सकते हैं, स्वामी विवेकानंद जिनका बचपन का नाम नरेन था, उनके बारे में पढ़ सकते हैं। तो अगर जीवन में हमें ऊंचाइयों को छूना है, साधना से सिद्धि के अंतर यात्रा में हमें आगे बढ़ना है, अपने शरीर मन भावना की प्रसुप्त शक्तियों का जागरण करना है, उनका संयोजन करना है, तो हमें छोटे उम्र में ही योग साधना को आत्मसात करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। अब आप जो स्कूल के बच्चे हैं, उनमें क्या क्या समस्या होते हैं और उन समस्याओं में योग को कैसे फिट किया जाए, उसको अगर जानना चाहेंगे तो बच्चों में न्यूमोनिया, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, डायरिया, पेरिटोसिस, टिटानस, मेनिंजाइटिस, एनीमिया, मीजल्स, ये व्याधियां काफी कॉमन पाए जाते हैं। यानी ये सारी समस्याएं बच्चों के ऊपर हावी होते हैं और बच्चों में आ सकते हैं। तो अगर आज के वैज्ञानिक शोध को आप देखते हैं, पढ़ते हैं,
तो योग के द्वारा निमोनिया का प्रिवेंशन और मॉडरेशन हो सकता है। सीओपीडी में भी योग प्रिवेंशन और मॉडरेशन का काम कर सकता है। और इसी तरह से एनीमिया में भी योग का अच्छा लाभ हो सकता है। यानी जो ये कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल टाइप के जो डिजीज हैं जो बच्चों में आ सकते हैं, इनके प्रिवेंशन और इनके मॉडरेशन के लिए योग अच्छा काम करता है। इसके लिए आज वैज्ञानिक प्रमाण साक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है, इसमें रिसर्च किए गए हैं। और ये प्रॉब्लम के बारे में आप जानते भी होंगे, निमोनिया रेस्पिरेटरी हेल्थ इशू है, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज अगेन लंग से संबंधित है, डायरिया तो आप जानते हैं, पर्टुसिस अगेन एक तरह की रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन की समस्या है ये, टिटेनस ये आप जानते हैं, मेनिंजाइटिस दैट इज अ सॉर्ट ऑफ न्यूरोलॉजिकल इशू, एनीमिया खून की कमी, मिजल्स को भी आप जानते होंगे। यस, अगर आपको कुछ चीज समझ में ना हो तो आप मुझे क्वेश्चन आंसर के समय पूछ भी सकते हैं। और इसी तरह से आज के समय में बच्चों में डायबिटीज मेलाइटिस, बेसिकली जुवेनाइल ऑनसेट डायबिटीज, टाइप 1 डायबिटीज, इंडोक्राइनल डिसऑर्डर्स, ओबेसिटी, हाइपरटेंशन, अस्थमा, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, विजुअल डिसऑर्डर्स, इन्फेक्शियस डिजीज, ओबेसिटी, ये काफी मात्रा में पाए गए हैं। देखिए बच्चा खा पी के कितना टुम हो गया है, कितने चैन से कितने आराम से ये नूडल खा रहा है, ठीक है। और बच्चों में ये जो छोटी बच्ची अपने आप ये ग्लूकोमीटर लेके अपनी ब्लड शुगर का मेजरमेंट कर रही है, देख रही है कि मेरा ब्लड शुगर का लेवल कितना है। मे बी शी इज अफेक्टेड बाय जुवेनाइल ऑनसेट डायबिटीज। So the type 1 diabetes, especially juvenile onset diabetes, endocrinal disorders, metabolic issues just like obesity, hypertension, asthma, respiratory tract infection, visual disorders, and infectious disease are quite common among the school children at present time. इसके अतिरिक्त बच्चों में अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, डिप्रेशन, एंजाइटी, फोबिया, इन्यूरेसिस यानी बेड में सुसु करना और सुसु के प्रति स्वनियंत्रण न होना, दैट इज इन्यूरेसिस, सिंपली इसको हम बेड वेटिंग कहते हैं। स्टैमरिंग, हकलाना, अपने पढ़ाई लिखाई में अपने खेल कूद में एकाग्र न होना पाना, और इसी तरह से नाखून को मुंह में डालने, बाल को खींचने जैसे अनहाइजीनिक बिहेवियर को अंजाम देना, रिपीट करना, इस तरह के साइकोलॉजिकल इशू भी हम स्कूल चिल्ड्रन में काफी मात्रा में देख सकते हैं। तो अब हम इन्हीं समस्याओं के आधार पे स्कूल बच्चों के लिए योग का क्या कैप्सूल हो सकता है उसके बारे में सोचेंगे, अनुमान लगाएंगे और योग के प्रोटोकॉल बनाकर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। वैसे तो ये सब अलग अलग तरह के एक मेजर हेल्थ इश्यूज हैं, जैसे मैं यहीं पे आपको समझाऊं तो अटेंशन डेफिसिट एक्टिव डिसऑर्डर एक तरह का साइकियाट्रिक इशू है, साइकोलॉजिकल इशू है, डिप्रेशन दूसरी तरह की है, इसी तरह स्टैमरिंग अलग तरह की है। तो ये सारी समस्याएं अलग अलग तरह की हैं, इनकी इटियोलॉजी, पैथोफिजियोलॉजी, साइन, सिम्टम्स, कंफर्मेटरी डायग्नोसिस सबकी अलग है। ये अलग अलग समस्याओं के प्रिवेंशन और मैनेजमेंट के लिए योग का प्रोटोकॉल अलग अलग होगा। हम स्पेसिफिक डिजीज को लेके भी आपके साथ बात करना चाहेंगे, लेकिन आपका सिलेबस हमें स्पेसिफिक डिजीज के लिए योग थेरापी क्या होगा वहां तक जाने की इजाजत नहीं देता। मैं आपको इस क्लास में मूल रूप से जो स्कूल चिल्ड्रन है उनके साथ जो समस्याएं हैं किस तरह की हो सकती है और योग का उन समस्याओं के रोकथाम के लिए और उनको कम करने के लिए क्या उपाय देता हो सकता है उसके बारे में आपको समझा रहा हूं।
इसी तरह से जो स्कूल चिल्ड्रन है उनके साइकोलॉजिकल इशू में बेसिकली इलीट क्लास के बच्चे जहाँ पढ़ते हैं, बेसिकली वेस्टर्न कंट्रीज में बच्चे बहुत वायलेंट हरकत भी करते हैं, गन लेके चलते हैं, गन फायर करते हैं, और ड्रग एडिक्शन आज पुवर्टी और एडोलेसेंट स्टेज के बच्चों में काफ़ी कॉमन हो गया है। यहाँ इंडियन कंटेस्ट में भी आपको ये घटना ढेर सारे देखने को मिल जाएगा। बच्चे जब प्यूबर्टी से एडोलेसेंट में प्रवेश करते हैं तो उनको एक बहुत ड्रास्टिक चेंज से ट्रांजिशन फेज से आगे गुजरना पड़ता है। यानी प्यूबर्टी से के एडोलेसेंट की अवस्था में बच्चे के अंदर बहुत सारे शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक परिवर्तन आते हैं। वो ऑटोनॉमी चाहते हैं, अपने पेयर सर्कल को डिफाइन कर लेते हैं, उनके साथ घुल मिल करना चाहते हैं, माता पिता की बात उनको लगने लगता है। तो प्यूबर्टी से एडोलेसेंट में प्रवेश करते करते बच्चे के अंदर बहुत सारे शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक परिवर्तन आते हैं और उनके व्यवहार में भी काफी परिवर्तन होता है। आज बच्चों में भी सुसाइड की घटना सुनने को मिलती है। जब बच्चे मानसिक रूप से विक्षिप्त हो जाते हैं, उनको सोशल सपोर्ट नहीं मिलता, काउंसलिंग नहीं मिलता, माता पिता उनको प्यार नहीं देते हैं, तो उनके अंदर सुसाइडल टेंडेंसी भी आ सकती है, वो सुसाइड को भी कमिट कर सकते हैं। So these are some of the health issues related to physics, mind, emotion of the school children. तो आज ये अवस्था बच्चों में क्यों आ रही है और बच्चे ऐसा इस समस्याओं के साथ ज्यादा क्यों गुजर रहे हैं? ठीक है, पर आप पहले के समय में भी हेल्थ के इश्यूज तो रहे होंगे, ऐसा तो नहीं है कि व्यक्ति को हेल्थ के इशू नहीं रहा होगा, लेकिन आज के समय में भी साइकोलॉजिकल, मेटाबॉलिक और लाइफस्टाइल रिलेटेड जो डिसऑर्डर्स है बच्चों में इतने ज्यादा क्यों पाए जाते हैं? यू कैन लुक एट हियर द स्मॉल किड्स लुकिंग एट द सेल फोन राउंड द क्लॉक। अब इसके आंखें क्या होंगे बताओ? इसके आंखें खराब हो जाएंगे, इसमें नेक की प्रॉब्लम आ जाएगी, इसको न्यूरोलॉजिकल इश्यू आ जाएगी। तो आप देख सकते हो ये छोटा सा प्यारा सा बच्चा सेल फोन कितने चाह से देख रहा है। तो आज के समय में जो बच्चों की आहार विहार है, बच्चे चॉकलेट पसंद करते हैं, तुम लोग भी खूब चॉकलेट खाते हो, तो फास्ट फूड ज़्यादा पसंद करते हैं, नूडल ज़्यादा पसंद करते हैं। तो उनके जो आहार विहार में एक कृत्रिमता आई है, वो जो सोने जगने का रूटीन है, बच्चे अपने फिजिकल एक्टिविटी से जी चुरा लेते हैं। इस तरह के जो ऑनलाइन एक्टिविटीज़ में अपना समय ज़्यादा गंवाते हैं, तो इनकी जो इंडोर आउटडोर एक्टिविटीज़ सही नहीं हो पाती है, कम हो जाती है। और मीडिया बच्चों के अंदर काफ़ी अनावश्यक डिस्ट्रैक्शन पैदा करता है। ये बच्चा सेल फोन में कुछ भी देख सकता है और इसमें जो भी ऑडियो विजुअल इनपुट इससे मिलेगा, इसकी उम्र के हिसाब से ये ज़्यादा है, मतलब इसको बर्दाश्त करना मुश्किल होता है। और बच्चों में स्कूल के एज में यार स्ट्रेस डेवलप हो रहा है। स्ट्रेस की वजह यही है, the unexpected and unwanted use of the gadgets, internet, the maximum intake of the synthetic and the fast food items, and cut off from the outdoor and physical activities. All these are responsible to induce the stress even during schooling. और बच्चों में एक जो बढ़ती हुई महत्वाकांक्षा बेसिकली बच्चों से ज़्यादा भी माँ बाप में। पतंजलि विश्वविद्यालय में कई बच्चे ऐसे आए मानसिक समस्या की शिकायत को लेके, तो मैंने एज अ थेरापिस्ट जानने की कोशिश करी कि आपको डिप्रेशन क्यों हुआ, मतलब आपके जीवन में कौन सी ख्वाहिश पूरी नहीं हुई, जो आप करना चाहते थे, पाना चाहते थे, ना हुआ हो, अब पूरा आप ना कर पाए हो। तो कई बच्चों ने मुझे ये बताया है कि सर हम जीवन में बनना कुछ चाहते हैं, लेकिन हमारे माँ बाप बनाना कुछ चाहते हैं। यानी हमारी एम्बिशन, हमारी पैशन, यानी हमारी इंटरेस्ट जीवन में नॉर्थ का है, तो हमारे माता पिता के लिए हमारा डेस्टिनेशन साउथ को दिखता है। तो ये जो हमारे अंदर माता पिता की ओवर एम्बिशियस और हमारे साथ जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट वाली
प्रेशर है ना, ये हमें अच्छा नहीं लगता और इससे हम काफ़ी परेशान रहते हैं और हमारे अंदर ये अवसाद को बढ़वा देता है। तो पेरेंट्स के अंदर बच्चों को लेके एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट और उनकी लाइफ को और उनकी डेस्टिनेशन को अपने आप तय करने की जो एक डोमिनेंट एटीट्यूड और बिहेवियर हमारे कल्चर में हावी है, वो भी बच्चों के अंदर डिप्रेशन पैदा कर सकती है। अब मैं आपके साथ ये बता चुका हूँ फेसबुक का एडिक्शन। आप देख सकते हैं, ये देखो बच्चे अगर ये देखेंगे, छोटे बच्चे इस तरह की गतिविधियां फेसबुक में देखेंगे तो यही हरकत करने की और कराने की मनोभाव इनकी पैदा हो जाती है। और इसी तरह से मैं आपको आगे बताता हूँ। तो छोटे बच्चे योग का अभ्यास बहुत प्यार से कर सकते हैं। अगर हम सही से इनको इनपुट दें, प्यार प्यार से समझाएं तो बहुत अच्छा ध्यान कर सकते हैं। आप प्यारी बच्ची को देख सकते हैं जब योग कोई ध्यान का अभ्यास कोई करता है तो हार्ट रेट थोड़ी कम हो जाती है, हमारी जो पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम है इसका टोन बढ़ता है, हमारे अंदर खुशी आती है, शांति आती है, हमारे पास एंजाइटी और नर्वसनेस की इंटेंसिटी कम हो जाती है, हमारे इम्यून सिस्टम मजबूत होता है। इम्यून सिस्टम मजबूत होने से हम कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज से बच सकते हैं। अगर किसी को हो भी गए हैं तो उनकी रिकवरी फास्ट हो जाती है। और योग के अभ्यास से जो मिर्गी आदि और इपिलेप्टिक अटैक्स हैं इनसे हमें छुटकारा मिलता है। योग के अभ्यास से हमारी शरीर और मन की कोऑर्डिनेशन अच्छी हो जाती है, माइंड बॉडी की कोऑर्डिनेटेड परफॉर्मेंस है अच्छी हो जाती है। और योग के अभ्यास करने से हमारे अंदर शक्ति का और शांति का संचार होता है। योग से हमारी एकाग्रता और लर्निंग कैपेसिटी में अभिवृद्धि होती है। योग से हमारी मांसपेशी की थकान कम होती है, हमारी हैंड ग्रिप स्ट्रेंथ बढ़ती है, स्टैमिना अच्छा होता है, हमारी सृजनात्मक शक्ति और इच्छा शक्ति में बढ़ोतरी होती है। इट्स ऑल साइंटिफिकली प्रूवन and the scientifically evidenced facts. ये अगर मैं बच्चे की डेवलपमेंटल फेज को क्विकली आपके साथ कवर करूं, जो 3 साल तक का उम्र है इसको हम टोडलरहुड कहते हैं, और 3 से लेकर 7 साल की जो अवस्था है उसको हम अर्ली चाइल्डहुड कहते हैं। 7 से जो 13 साल का उम्र है इसको हम मिडिल चाइल्डहुड कहते हैं। इसके बाद प्यूबर्टी आती है। प्यूबर्टी आते ही बच्चों में बेसिकली साइकोसेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक में काफ़ी चेंज आता है। गर्ल्स में मिनार्क शुरू हो जाती है, यानी साइकिल शुरू होता है। यानी प्यूबर्टी का समापन लड़कियों में पहले साइकिल से होता है, यानी साइकिल पहला हुआ, इसका मतलब प्यूबर्टी लगभग समाप्त हुई, टीनेज आ गया। तो फिर जब प्यूबर्टी के बाद बच्चा आगे बढ़ता है तो एडोलेसेंट होता है, यानी प्यूबर्टी की अवस्था में बच्चे में सबसे ज़्यादा फिजिकल, साइकोलॉजिकल और साइकोसेक्सुअल चेंजेस आते हैं। और प्यूबर्टी के बाद फिर आगे बच्चा का प्रवेश टीनेज से एडोलेसेंस में जाता है। एडोलेसेंस के बाद फिर अर्ली एडल्टहुड, मिडल एडल्टहुड, फिर लेट एडल्टहुड, फिर एल्डरली। These are the developmental phases of the human being. तो जो मैंने आपको बच्चों की बढ़ती उम्र के साथ की जो अलग अलग परिवर्तन है, उनके साथ जो पाई जाने वाली स्वास्थ्य समस्या है, उनके हिसाब से हमें योग का प्रोटोकॉल डिजाइन करना चाहिए। प्यारे बच्चों, जो योग का प्रोटोकॉल हम डिजाइन करते हैं तो उसमें सभी तरह के अभ्यास होना चाहिए। जो योगा थेरापी का आज लेटेस्ट कॉन्सेप्ट है उसके हिसाब से योग के प्रोटोकॉल में शरीर के अभ्यास भी होनी चाहिए और प्राण के अभ्यास भी होनी चाहिए, आहार विहार की बात भी शामिल होनी चाहिए, मन की अभ्यास होनी चाहिए। उनमें यानी योग के क्लास में लाइफस्टाइल से संबंधित बात होना चाहिए, वातावरण से संबंधित बात होनी चाहिए, आहार विहार की बातें होनी चाहिए। ये 6 तरह की अलग अलग फैक्टर्स को
सही रूप से हम सोच विचार करके योग का प्रोटोकॉल डिजाइन करते हैं, करवाते हैं, तो इससे स्कूल के बच्चे जो इनमें पाई जाने वाली शारीरिक और मानसिक समस्याएं हैं, सामाजिक समस्याएं हैं, पारिवारिक समस्याएं हैं, उनसे बच सकते हैं और उनके प्रभाव को ये आसानी से झेल सकते हैं और आगे जा सकते हैं। तो बच्चों के लिए आसन हमें खेल खेल के रूप में कराना चाहिए, यानी खेल मेथड से, प्ले मेथड से। और इसी तरह से ब्रीदिंग को हम प्ले मेथड से करा सकते हैं। बच्चे मंत्र की उच्चारण अंतर्मुखी होके तो नहीं करते हैं, लेकिन मंत्र को हम बैखरी बानी से कर सकते हैं, करा सकते हैं। मंत्र को हम एक अच्छे शोर में, रिदम में, संगीत के साथ इंटीग्रेट करके इन्हें कराते हैं, तो इन्हें बहुत अच्छा लगता है। ये बहुत हमारा साथ देते हैं, हमारे साथ जुड़ते हैं। और बच्चों के साथ इस तरह से जुड़ना अपने आप में टीचर के लिए भी बहुत प्लेजिंग मोमेंट होता है। तो बच्चों के लिए योग में हमें आसन, ब्रीदिंग अभ्यास, ध्यान, मंत्र का उच्चारण, वैदिक मंत्रों का उच्चारण, नाद आदि को प्रयोग करना चाहिए। और जो बच्चे होते हैं, बच्चे वस्तुतः जो हम उन्हें बताते हैं, दिशा निर्देश देते हैं, उससे ज्यादा जो हम खुद करते हैं उसको बच्चे ज्यादा सीखते हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे मम्मी जी स्पाइनल टिल्टिंग के अभ्यास कर रही है, तो ये दोनों प्यारे बच्चे अपनी मम को फॉलो कर रहे हैं, ये भी ऐसे अभ्यास करने की कोशिश कर रहे हैं। तो बच्चों को जो हम योग अभ्यास सिखाना चाहते हैं, उसको सिखाने का बेटर तरीका ये है कि हम उनको इंस्ट्रक्ट और डायरेक्ट कम करें, उस चीज को खुद करें, तो बच्चे वही सीखते हैं। अगर जो हम बच्चों को सिखाना चाहते हैं उसका अमल हमें खुद करनी चाहिए, हमें खुद जीना चाहिए, तो हमारे जिंदगी के क्रियाकलापों से बच्चे आसानी से, सहज तरीके से सीखते हैं। और बच्चों को हम योगाभ्यास के लिए प्रेरित करते हैं, तो सबसे पहले हमें उन्हें ज्वाइंट मोबिलाइजेशन का अभ्यास कराना चाहिए। और इसी तरह से ज्वाइंट मोबिलाइजेशन के अभ्यास के बाद फिर हमें धीरे से उनको वार्म अप एक्टिविटी में ले जाना चाहिए। फिर उन्हें ट्विस्टिंग, रॉकिंग, रोलिंग के अभ्यास करानी चाहिए। बच्चों को ये ज़्यादा प्रिय होता है, खेल के रूप में हम करा सकते हैं। मैं आगे आपको बच्चों की प्रोटोकॉल भी शेयर करूँगा, आज मेरा वो विषय नहीं है। तो बच्चों में योगाभ्यास करने से वो एक्टिव हो जाते हैं, थकान उनका मिटता है, उनके अंदर खुशियाँ आती है, शरीर में खून के, प्राण की संचालन अच्छी होती है, स्टेमिना बढ़ता है। सो these are the again proven benefits of the kid yoga, I have to say school yoga. जैसे you can look at here, जब बच्चे को आप योग अभ्यास सिखाते हैं तो आपको इस तरह से टीचिंग एड लेके कोबरा की नमूना रखनी चाहिए, फिर बच्चों को बोलना चाहिए आप कोबरा बन जाओ, राइट। अगर आप भुजन आसन करो, जैसे आप क्लास में करते कराते हो, इस हिसाब से बच्चे आसानी से नहीं करते, नहीं सीखते हैं। तो यू कैन टेक द सपोर्ट ऑफ द मॉडल एंड जस्ट यू कैन आस्क द स्टूडेंट व्हाट इज दिस कोबरा। फिर आप बच्चे को पूछ सकते हैं कि आप कोबरा बन सकते हो क्या, when they will try to be like cobra. This is the way to teach poses to the kids, especially the primary kids. ऐसे हम बच्चों को एलिफेंट बनने के लिए बोल सकते हैं, फिश बनने के लिए बोल सकते हैं। तो हमें जो अलग अलग आकार, अलग अलग जानवर और इसके हिसाब से वस्तुओं के आधार पे आसनों का नामकरण हुआ है, उसी चीज़ों को हम लाके बच्चों को करा सकते हैं। बर्थडे कैंडल्स, कैंडल पोज, राइट। इसी तरह से वृक्ष आसन, इसी तरह से हम बच्चों को अलग अलग आसनों के साथ रेल के शेप में ला सकते हैं, स्लाइडिंग बोर्ड, एयर वॉक। इस तरह से ये वॉरियर पोज है, हम एक वीर की नमूना दिखा के बच्चों को उसकी तरह बनने की, शरीर की आकृति को बनाने की सलाह दे सकते हैं। और जस्ट यू कैन लुक एट हियर, बच्चों को हम ब्रीदिंग की सलाह दे सकते हैं। बच्चों के लिए सबसे अच्छा है अनुलोम विलोम, अनुलोम विलोम,
और भ्रामरी, अनुलोम विलोम, भ्रामरी और उद्गीत प्राणायाम बच्चों के लिए सबसे अच्छा है और हार्मलेस है, कोई भी बच्चे इसे कर सकते हैं। और ये 3 अभ्यास बच्चों के अंदर शारीरिक और मानसिक दोनों स्वास्थ्य को संवर्धन करने वाला है। यानी अनुलोम विलोम, उज्जाई, भ्रामरी, उद्गीत, अनुलोम विलोम, उज्जाई, भ्रामरी, उद्गीत, ये बच्चों के लिए बहुत अच्छे अभ्यास हैं, यानी प्राणायाम के अच्छे अभ्यास हैं। और जब बच्चों को हम योग अभ्यास कराते हैं, वैसे तो हमें ये सावधानी बड़ों के लिए भी करनी चाहिए। हमें बच्चों की शरीर डेलिकेट होती है, शरीर में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑन होता है, चलता है, तो हमें प्रेशर से, साइकोलॉजिकल और फिजिकल प्रेशर देके कोई अभ्यास नहीं करनी चाहिए, ताकि उनमें स्प्रेन और इंजरी ना आए। अगर किड्स में स्प्रेन और इंजरी आती है तो फिर जीवन भर उस अभ्यास को न करने की मनोभाव इनके अंदर पैदा हो जाती है। बच्चे यानी कम उम्र में जो शौक लगती है वो यादों में इतना प्रबल बैठ जाता है कि जीवन में कभी अनुकूल अवसर प्राप्त हो करने का तो भी वो नहीं करते हैं। तो हमें कोशिश करना चाहिए पढ़ने पढ़ाने की तरीके और विषय वस्तु में युक्तता लाने की, ताकि बच्चों में स्प्रेन और इंजरी की समस्या न हो। और अगर किसी बच्चों के पास स्वास्थ्य समस्या है ऑलरेडी, जैसे एपिलेप्सी या और कोई रेस्पिरेटरी इशूज, जीआईटी इशूज, तो हमें उसका समझ होना चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि कौन सा अभ्यास उसे कराया जा सकता है, कभी नहीं कराया जा सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ, जब हम बच्चों को योग अभ्यास प्लान करते हैं, कराते हैं, तो पहले उसकी हमें केस हिस्ट्री लेनी चाहिए, हेल्थ केस हिस्ट्री लेनी चाहिए, और उसके स्वास्थ्य के बारे में पहले समझ लेनी चाहिए। तो जैसे कि मैंने आपको यही बताया था, बच्चे जो दमा के, ब्रोंकाइटिस के इशू से भी ग्रसित होते हैं, ये इशू बच्चों में कॉमन होती है, तो ये समस्या की हमें समझ रखना चाहिए। और बच्चे अगर किसी पोज में सहजता महसूस नहीं करते हैं तो हमें रोक देना चाहिए, उसको रिडिफाइन करनी चाहिए, रीएडजस्ट करनी चाहिए। और बच्चों में स्ट्रेचिंग और ब्रीदिंग के अभ्यास स्लो एंड जेंटल कराना चाहिए। ये कुछ योग अभ्यास के सामान्य नियम हैं जो बच्चों के साथ हमें करनी चाहिए। जैसा कि मैंने आपको बताया, भ्रामरी बच्चों के लिए अच्छा है, ठीक है। अनुलोम विलोम भी अच्छा है। बच्चों को हम ऐसे गोल सर्कल में सूर्य नमन का अभ्यास भी करा सकते हैं। ज्वाइंट मोबिलाइजेशन और वार्म अप एक्सरसाइज के बाद हम उनको सूर्य नमस्कार के अभ्यास करा सकते हैं, मंत्र के साथ करा सकते हैं। दे एंजॉय इट अलॉट। तो ओम का चैंटिंग बच्चों के लिए प्रिय होता है, और योग के अभ्यास करने से बच्चों की स्वास्थ्य का संवर्धन होता है, माइंड एंड मूड अच्छा होता है। तो इसीलिए आज के समय में स्कूल चिल्ड्रन के लिए योग की आवश्यकता बहुत ज़्यादा है। स्कूल में योग के टीचर रखा जाता है, और बच्चे की हेल्थ, बिहेवियर और परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज करने के लिए और उनको एक हेल्दी और जीनियस जीवन प्रदान करने के लिए योग की महत्ता आज बहुत ज़्यादा है। ये इस चीज़ के लिए साइंटिफिक एविडेंस भी क्रिएट हुए हैं। क्लासिकली भी इस बात को स्वीकारा गया है। पुराने समय में जितने भी बड़े बड़े घराने के बच्चे होते थे, इवन राजा महाराजा के बच्चे, उनको ऋषिकुल में यानी गुरुकुल में भेज दिया जाता था, ताकि योग और अध्यात्म की शिक्षा दीक्षा वो लें, जीवन और जगत को के साथ जीने की कला को सीखें, जीवन की प्रतिकूलता के साथ सामना करने की, उनके साथ अपने आप को एडजस्ट करने की उनके अंदर ताकत पैदा हो। तो साथियों, यानी बच्चों को योग सिखाने की जो परंपरा है हमारे संस्कृति सभ्यता में प्राचीन काल से ही गतिशील है। और आज के समय में जो बच्चों में अलग अलग तरह की समस्या बढ़ी हुई है, उस हालात में योग एक कॉस्ट इफेक्टिव, हार्मलेस और बच्चों के लिए प्रिय विकल्प है। इसके लिए हमें सोचा जाना चाहिए। तो आज की कक्षा में मैं आपके साथ इतनी बातें साझेदारी करता हूँ, और फिर आपको क्वेश्चन आंसर के लिए इनवाइट करता हूँ।
अगर आपको कुछ सवाल करना हो तो आप मुझसे सवाल कर सकते हैं, हैंड रेज कर सकते हैं। आपको कुछ सवाल पूछना है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। वीडियो ऑन करिए। सारे बच्चे वीडियो ऑन कर लें। हाँ बसंत, बोलो बेटा। बसंत सवाल करिए। सर यही पता करना था, इसको एक बार और बता दीजिए आप, ये क्लियर नहीं हुआ है। क्या? सर जैसे आपने बताया था कि चेतन से अवचेतन और फिर अच्छा, अवचेतन से। हाँ, योग को एक व्यवहारिक तरीके से मैंने अपनी समस्या आपको बताने की कोशिश करी। यानी योग मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से यानी चेतन से अवचेतन, अवचेतन से अचेतन और अचेतन से पार की यात्रा है। ये इस अर्थ में है कि सबसे पहले हम चेतन मन में जाके उसके अंदर जो सतत हलचल पैदा होते हैं, मन के जो डिस्ट्रैक्शंस हैं उसको पैसिफाई करते हैं, उसको शांत करते हैं। जहाँ हमारी चेतन मन की हलचल शांत होती है, यानी उसको हम शांत कर लेते हैं, तभी जाके हमारा प्रवेश अवचेतन में होता है। हमारे अंदर इंट्यूशन जैसे फ्लैश आने लगते हैं। फिर जब हम अवचेतन के दायरे से अचेतन के द्वार में प्रवेश करते हैं तो वहाँ ना हमारी चेतन मन की हलचल होती है, ना हमारी अवचेतन मन ही काम करता है। वहाँ पूरा का पूरा अचेतन मन के दायरे में हम प्रवेश करते हैं। वस्तुतः यह ध्यान की अवस्था है। यानी अचेत हमारी चेतन मन और अवचेतन मन दोनों शांत और निष्क्रिय तभी हो पाते हैं जब हम ध्यान की अवस्था में होते हैं। जब हम अचेतन मन की दुनिया में होते हैं तो हमें जन्म जन्मांतर से जो हमने सीखा है, समझा है, दुनिया की जो भी ज्ञान विज्ञान है, दैट इज ऑल डिपॉजिटेड इन अनकॉन्शियस माइंड। यानी अवचेतन माइंड मन में प्रवेश करने से हमारे अंदर विवेक का, ज्ञान का जागरण होता है। और योग के हिसाब से मैं कहूँ तो त्रिकाल का, मैं पहला क्या था, मेरे अपने कौन थे, इस जन्म में मेरे अपने तो कौन है तो दिखता ही है, मैं कितने दिन यहाँ हूँ, फिर इसके बाद मुझे आगे कहाँ चले जाना है, मेरी क्या यात्रा है, आगे मेरे जीवन में क्या गति होगी। ये सारी की सारी जो अपने और दुनिया के बारे में से जुड़ी हुई सत्य तथ्य बातें मनुष्य तब जाके सही रूप से जान सकता है जब वो अचेतन में जाता है। अचेतन से पहले, और खास बात तो यह है कि जब इस तरह की सत्य का बोध होता है तब मनुष्य के अंदर वैराग्य आता है। इससे पहले बच्चे वैराग्य नहीं आ सकता। वो वैराग्य कहने भर के लिए होता है। जब मनुष्य जान ले अचेतन के दायरे में जाके, माय नियर एंड डियर वंस ऑफ द पास्ट लाइफ are not the near ones in the present, and mind and the near and dear ones of the present life will not be near and dear ones in the future, in next life। फिर मनुष्य क्यों चिपकेगा, क्यों संसार में यही छूट जाने वाले चीजों के प्रति अपनी शरीर, मन और प्राण की शक्ति को लगाएगा। उस चीज के लिए भी तो कोशिश करेगा जो उसके साथ हमेशा बना रहता है। तो खास बात और तो योग का मतलब केवल विवेक का जागरण यानी सत्यता का बोध नहीं है। पतंजलि योग सूत्र में जो विवेक की ऊंची लेवल है, विवेक ख्याति, उसको भी महर्षि पतंजलि ने, योग के परम आचार्य ने वृत्ति कहा है। वो भी चित्त की एक सतोगुणी वृत्ति है। योग का मतलब तो वृत्ति का निरोध है ना। तमोगुण, सतोगुण, रजोगुण तीनों वृत्ति से पार चले जाना, त्रिगुण की हलचल से, सत रस तिम के दायरे से अलग हो जाना, तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम हो जाना योग का अंतिम डेस्टिनेशन है। तो जब मनुष्य अचेतन में जाता है तो उसके अंदर संपूर्ण विवेक का जागरण होता है।
विवेक के जागरण से सत्य का बोध होता है, सत्य के बोध से वैराग्य आता है, वैराग्य पकता है, निरंतर होता है, तब जाके आदमी को समाधि की ऊंची लेवल प्राप्त होती है। फिर मनुष्य प्रकृति से दूर हो जाता है, तदादरस्तु स्वरूपे अवस्थानम, प्रकृति से अलग हो जाता है, पुरुष में स्थापित हो जाता है। तो सांख्य के हिसाब से योग क्या है? पुरुष और प्रकृति का भी योग है। अब बात सुन लो, यात्रा कहाँ से शुरू हुई? हमने पहले चेतन मन को झांका, उसको शांत किया, हम अवचेतन में गए, अवचेतन से हम अचेतन में गए, अचेतन में गए तो हमारी विवेक की जागरण हुई, विवेक की जागरण हुई तो वैराग्य जगा, वैराग्य पका तो समाधि लगी, समाधि लगा तो हम मन से पार चले गए, हमारे अंदर मन ही खत्म हो गया, चित्त ही खत्म हो गया। तो योग, समझे? यानी Yes, sir, योग का thank- अंतिम लक्ष्य है कि मन के दुनिया से, चित्त की दुनिया से, अगर मैं पतंजलि के हिसाब से बोलूं तो चित्त बोलना पसंद करूंगा। महर्षि पतंजलि के चित्त में 3 चीज होती है, मन, बुद्धि, अहंकार, तीनों को मिला के चित्त होता है। एंड एज पर द कंसेप्ट ऑफ सच पतंजलि, साइकी, चित्त इज द एग्रीगेट फॉर्म ऑफ द मन, माइंड, ईगो एंड द इंटेलेक्ट। इनको ओके। और बसंत, अगली बार सवाल करोगे तो अगल बगल के नॉइज को कोशिश करो मिनिमाइज करें। ये क्लास पूरी रिकॉर्डिंग में है, तो जो मैं पढ़ाता हूँ, मैं चाहता हूँ कि जितने दिन आपके साथ जोड़ता हूँ तो ये प्रसाद आपको मिला रहे, आगे वाले बच्चे भी इसको देखें, तो कोशिश करो। हाँ सार्थक, पूछो बेटा। सार्थक, सर प्रणाम। सर एक बहुत इजी सा क्वेश्चन है। आपने 2 बार ये बताया कि जो छोटे बच्चे हैं उनको अनुलोम विलोम प्राणायाम बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है। तो मैं यही पूछना चाहूंगा कि अनुलोम विलोम प्राणायाम जब हम उनको टेक्निक सिखाते हैं तो वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं या फिर कर नहीं पाते, तो आप कुछ इसके बारे में बताना चाहेंगे? अच्छा, तो अनुलोम विलोम की प्रक्रिया बच्चों को समझाने में इतनी टिपिकल तो है नहीं। इधर से श्वास लो, इधर से छोड़ो, बच्चों को कुंभक की प्रक्रिया ना जोड़ो, इट्स क्वाइट इजी। मेरे ख्याल से कोई दिक्कत तो है नहीं, प्राइमरी स्कूल के बच्चे भी इसको कर लेते हैं। अब बोलोगे सर आप इतना कॉन्फिडेंस से कैसे कह रहे हो? हाँ बेटा, कॉन्फिडेंस इसलिए कह रहा हूँ कि 4 साल का मेरा किड है, मेरा बच्चा शिवांश 4 साल का है। और जब मैं गोवा में 2016 में गया था तो मैंने प्राइमरी स्कूल के मास्टर ट्रेनर को ट्रेनिंग दिया था, और प्राइमरी स्कूल के लिए असेंबली योगा प्रोटोकॉल बनाया था 2016 में। आज कितने स्कूल में लागू है? 800 स्कूल में। गोवा के 800 स्कूल में जो मेरे द्वारा बनाया हुआ 12 मिनट का जो योग का कैप्सूल है, 800 स्कूल के बच्चे रोज करते हैं। तो ये असेंबली योगा प्रोटोकॉल जो मैंने बनाया था, मेरे पास काफ़ी ऑडियो वीडियो भी है इसके, गोवा के लोगों ने भेजा है, तो बच्चे कर लेते हैं। अनुलोम विलोम में दिक्कत नहीं है, कर सकते हैं बच्चे। हाँ, उनको कुंभक का अभ्यास न कराओ, आसान आसान से प्यार। इन बच्चों को सिखाने का तरीका ये नहीं होगा कि तुम अनुलोम विलोम करो तो तुम्हारी बात नहीं बोलेगा, तुम इधर बोलोगे तो उधर जाएगा। उसके साथ में प्यार प्यार से, खेल के तरीके से उसको करो, बेटा सुन, आज मैं आपके लिए एक चॉकलेट ले आया हूँ प्यारा सा, पहले आप ये करके बताओ। तो बच्चा एंथुसियास्टिक होके करेगा। बच्चों को खेल तरीके से प्यार से कराना होता है, अनुलोम विलोम कराने में कोई ज्यादा दिक्कत है नहीं। हाँ, कोई बच्चा ADHD से ग्रसित हो, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर का मरीज हो, तब तो मुश्किल है, तब तो अटेंशन देगा ही नहीं, नटखट ज्यादा करेगा, भागेगा दौड़ेगा, तो ऐसे में टिपिकल होता है। उसके लिए योग को अलग तरीके से सोचा जाना चाहिए। मैंने बताया ना, मैंने तो आपको ऐसा बल्क में बताया, मैंने बच्चे की स्पेसिफिक हेल्थ इशू को लेके योग की प्रोटोकॉल अभी थोड़ी बताई है। अब यहाँ पे हैंड रेस तो मैं नहीं दिख रहा हूँ, तो इसका मतलब ये समझो कि आपको चीजें अच्छे से समझ में आ गया, जितनी बात मैंने आपके साथ करी। तो आज की बात को हम समाप्त भी कर सकते हैं। और एक खास बात मेरा ये है कि हाँ, टाइमिंग मैंने क्लास की बातें थोड़ा लेट बताई है, इसके लिए मुझे आपसे क्षमा मांग लेनी चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन तब भी मैंने आधे घंटे पहले तो आपको बताया था, तो इतने कम बच्चों को तो नहीं जोड़ना चाहिए।
तो मेरे हिसाब से आपको अलर्ट होना होगा कि क्लास कभी हमारी सौभाग्य से क्लास होती है, आपके साथ मिलने का हमें मौका मिलता है, वो भी आप अपने पॉकेट से निकाल दें तो ये अच्छी बात नहीं है। तो आप थोड़ा अलर्ट रहें और आपको के पंक्चुअलिटी को देख के मुझे ऐसा लगे कि आप प्राणायाम रोज करते हैं, यानी आप योग के बच्चे हैं। नहीं तो मुझे ऐसा लगेगा आप योग तो करते नहीं, क्योंकि आप बेहोश रहते हैं, क्लास के बारे में आप अलर्ट नहीं रहते हैं, सर ने लिंक भेजा आपको नहीं पता, तो ये आपको अलर्ट होना चाहिए। ठीक है, मैं आपकी अटेंडेंस ले लेता हूँ, वीडियो आप ऑन कर लीजिए। जस्ट 19 स्टूडेंट्स। कितने बच्चे हैं आपके क्लास में? इसमें किरणा भी नहीं जुड़ी है, देखता हूँ। ये कैसी सी आ रही है, बदल दें इसको। हाँ निखिल, निखिल। यस सर। ये बताओ आपकी क्लास में कितने लोग हैं? सर 58 लो बताओ। 57 है सर। तो 57 में इतने बच्चे जुड़ जाए? आज का अटेंडेंस कौन बना के देगा मेरे को? इसमें वो जुड़ा है अंकित? लो अंकित भी नहीं है, ये दोनों सीआर नहीं है। शिखा बना ले अटेंडेंस, तो अटेंडेंस बना के मेरे को शेयर कर। शिखा सुन रही है? शिखा, आर यू लिसनिंग टू मी? शिखा, Yes, sir. अटेंडेंस बना के मेरे को शेयर करना व्हाट्सएप में। Okay, sir. ठीक है, चलो बच्चों, आज की बात समाप्त। कल फिर दोबारा मिलेंगे नया विषय वस्तु जोश और होश के साथ। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद, प्रणाम।